नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित यहाँ पे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ 1 मिनट के लिए। ये हमारा जो क्लास होगा वो बीएससी वालों के लिए होगा, ठीक है। स्पेशली हालांकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलयू की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशरी रहेगा, ठीक है। अब इसका देखिए जो सिलेबस है वो क्लास 12th की फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उससे मिलाएंगे तो सीयूईटी का जो है एनटीए का जो सिलेबस है वो हूबहू वो कॉपी कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे के सारे सिलेबस को कॉपी किया है पहले सीयूटी के एग्ज़ाम से, पैटर्न से। इसके बाद हमने उसको जो है एनसीईआरटी की बुक से मिलाया, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे टॉपिक को अध्याय वाइज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो हमने एनसीईआरटी के एक एक प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया है। वेल, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं सलाह दूंगा कि इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज़रूर आप यहाँ पे एक बार डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। जो भी हो परचेस करिएगा। उसके बाद उसको कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। पीडीएफ फॉर्म से कम 8 से 10 बार आप रिवाइज कीजिए। इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। आपने क्लास 12th में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो बड़े आराम से आप 8 से 10 बार रिवीजन कर सकते हैं। क्या होगा कि जब हमारे सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाहर पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करवा दें। अगर आपका कोई भी क्वेरी होती है तो लास्ट में आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जो आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सेशन होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पहला टॉपिक हमारा है। पहला टॉपिक या पहला प्रश्न अपना देखेंगे कि इसमें पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहता चलूंगा, उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, ठीक है। वो आने की संभावना पूरी बनती है। तो कूलाम इंटू मीटर, ये विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है, ठीक है। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। विमा निकालना आपने क्लास 12th में सीखा ही होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि पूछे जाने की संभावना होती है। तो मैं वो आपको बता दूंगा, उसको तो आपको यहाँ पर रट लेना है। फिर अगर आपने एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि चीज़ें आपको याद नहीं आती हैं, तो याद करने हम वहाँ पे नहीं बैठेंगे। हम चीज़ों को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पूर्व ज्ञान पर, यानी जो हमने पहले पढ़ा रखा है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे आंसर करेंगे। तो MLT T-2 A-1 ये हमारा विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, इलेक्ट्रिक एरिया का क्या होगा, विमीय, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला होगा MLT T-2 A-1, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि, अदिश राशि आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए विद्युत तीव्रता जो है वो, इसमें विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो सही हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से हम अपना चौथा नंबर देख लेते हैं प्रश्न। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। विद्युत एसआई का मात्रक, इसका आपने बचपन से 11-12 से पढ़ते आ रहे होंगे, तो कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बढ़े। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये की टर्म्स होते हैं कुछ आपको, जो कि एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, आवेशित करना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ही आपने पढ़ा भी होगा। तो बढ़ या घट भी सकता है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक तरीके से अगर समझा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या किया, ट्रांसफर किया इलेक्ट्रिक, ठीक है। तब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसमें आएगा, तो ये इस पे क्या करेगा, इस पे प्लस का चार्ज होगा और इस पे माइनस का चार्ज होगा। तो इसका द्रव्यमान वैसे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब वो कंडीशन क्या अप्लाई होती है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से आपसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ठीक है।
तो वही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू होती है, वो किससे कम नहीं हो सकती। तो यानी इतनी तो वैल्यू होगी ही, कोई भी पार्टिकल हो या फिर कोई कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12th में। डीवाई मात्रक है, तो डीवाई किसका मात्रक है? आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसमें से आपको बताना है, इनमें से कोई नहीं। तो डीवाई जो है किसकी मात्रक है ये? तो ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या फिर NC-1, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम ये किसका होता है मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। आइए अगला प्रश्न अपना डिस्कशन कर लेते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा चीजें हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत विभव पूछा गया है, यहाँ पे दो राशियां पूछी गई कि इन दो राशियों का मात्रक वोल्ट होता है। तो प्रश्न को घुमा के पूछ दिया गया है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और यह तुल्य है, यह किसके बराबर है? तो जूल प्रति कूलाम, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है डायमेंशन फार्मूला पूछा गया है। तो वोल्ट का अगर हम डायमेंशन फार्मूला के अंतर्गत लिखेंगे तो जूल पर कूलाम के, नहीं डायमेंशन फार्मूला नहीं है, इसे हम जूल पर कूलाम में भी लिख सकते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो वोल्ट यह किसके तुल्य होता है? यह बराबर होता है जूल पर कूलाम के, ठीक है। तो वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलाम। विद्युत आवेश का ESU मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ESU मात्रक पूछा है 4.78 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो धारण कर सकता है, संधारित्र। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड, ठीक है। फैराडा का नियम भी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो फैराड जो है इसका आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र होता है। तो स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आइए हम अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो किसी आवेशित चालक, मान लीजिए कोई आवेशित चालक है, उसके सतह पर किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक मान क्या होता है? तो सतह के लंबवत होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, माफ कीजिएगा, देखिए किसके पूछा है कि एक आवेशित चालक के सतह पर, मान लीजिए कि एक आवेशित चालक है, ठीक है। हमने मान लिया कि एक आवेशित चालक है। अब पूछा है कि इसके सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पूछा क्या है कि ये किसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये सतह के लंबवत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सतह के लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी सतह से। अगला हम देखते हैं फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। यानी फ्लक्स घनत्व का आपसे मात्रक पूछा गया है, तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, ठीक है। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, कि किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो किसी वैद्युत का परावैद्युत स्थिरांक किससे अधिक होता है हमेशा? तो एक से हमेशा अधिक होता है, ठीक है। परावैद्युतांक, किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक एक से अधिक होता है, एक से कम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। आवेश का मात्रक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। 17 नंबर देखते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 पाई इंटू 1006
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब इसको हम डिस्कशन करेंगे। एट द लास्ट में मैं क्या कराऊंगा कि हम यहाँ पे एक अलग से वीडियो लाएंगे टेक्स्ट बुक के माध्यम से, जो टेक्स्ट बुक पर CUT का पेपर है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है, तो CUT पर हम क्या करेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण आपके फार्मूलेज हैं, ठीक है, तो फार्मूला पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वन लाइनर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडली वो नहीं पूछते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी को आप उठा के देख लीजिएगा तो वो बहुत ब्रॉड एरिया में नहीं पूछते हैं, तो बहुत छोटे से एरिया को पूछते हैं, तो उसी छोटे से एरिया को कवर अप करेंगे। ठीक है, हमारा अगला जो सेशन होगा हम उसमें सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स हो क्या होगा। एक मान लीजिए क्या पूछा है इसने, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, ये फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे, तो यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, सिंपल फार्मूला है यहाँ पे। तो एक विद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। 20 नंबर हमारा है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। हमने बताया था ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दूसरे को ट्रांसफर किया, तो क्या हुआ, जब इस पे से इस पे ट्रांसफर होंगे तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। आई थिंक पहला हमारा टॉपिक चैप्टर जो हमारा समाप्त हो गया, तो पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब दूसरा चैप्टर हम देख लेते हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब पहला टॉपिक हमारा यानी पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, और दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो है स्थिर वैद्युत तथा विभव तथा धारिता। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित प्रश्न आइए देख लेते हैं। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई विभव मापी है, उसकी हम संवेदनशीलता हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन आपके रिगार्डिंग दिए गए हैं, आप उसको पढ़िए। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी धारा को क्या करना चाहिए, इसका मात्रक की पहली बात क्या होगा, कूलम इंटू मीटर होगा। अब इसकी धारा को घटाना चाहिए, क्यों। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा था कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, धारा का मान बढ़ा देंगे। ठीक है, तो संवेदनशीलता, माफ कीजिएगा, धारा का मान घटा देंगे। धारा का मान घटा देंगे तो संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी रिवर्स रिलेशन होता है यहाँ पे। अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, एक समानुपाती होता है मतलब बराबर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट। ठीक, देखिए किसी संधारित्र की धारिता, यहाँ पे संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये अगर आपको फार्मूलेज आते होंगे तो फार्मूले की रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है। प्लेटों के बीच माध्यम की परिवैद्युता के जो होती है, ध्यान समझिएगा एक बार, ये दो प्लेट हो गई, ठीक है, इसके मध्य जो परावैद्युत होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, वो किसके विपरीत होगी, वो संधारित्र की धारिता के विपरीत होगी। ठीक है, वो धारिता की विपरीत होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न आइए हम देख लेते हैं। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती किसके बराबर होती है, किसके उल्टे होती है, या फिर किसके किसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा संबंध किससे होता है, तो दो प्लेटों के बीच के जो परावैद्युत होती है वो संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आ, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ अभी।
थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। अ, ओके। तो अगला क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। ठीक है। अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी चालक को रख दें तो उसके अंदर की जो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हमारा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसी सूक्ष्म द्विध्रुव, मान लीजिए कि ये सूक्ष्म द्विध्रुव है, के मध्य बिंदु से, ठीक है, बहुत दूर आर पर, मान लीजिए आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। तो विद्युत विभव, तो वी किसके, आर, वी और आर में रिलेशन आपसे पूछा गया है, तो वी किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। ठीक है। तो वी किसके बराबर होती है? वी इक्वल टू 1/r², आपने पढ़ा भी होगा, तो 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो विभव, अगर विभव को हम यहाँ पे 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो आर का मान है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो v इक्वल टू 1/r², ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है। अब इस प्रश्न को आप घुमा फिरा के भी ये पूछ सकता है। अगला 5वां प्रश्न है कि किसी, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, मान लीजिए कोई प्लेट है संधारित्र की, अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ या घट दोनों सकती है। ठीक है। यानी मान लीजिए कि 2 संधारित्र प्लेटें हैं, इनके बीच में हम क्या कर दिए कि धातु की एक छड़, मान लीजिए लोहे की एक छड़ हमने यहाँ पे इसको इंटर कर दिया, तो उसकी धारिता का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आइए अगला प्रश्न हमारा है कि एक समविभावी तल के, एक समविभव मतलब समान रूप से विभव है। ठीक है। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा कुल किया गया कार्य कितना होता है? तो ये शून्य होता है। ठीक है। ना कि धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। तो एक समविभव के तल से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, आवेश पर क्षेत्र द्वारा, तो क्षेत्र के माध्यम से यहाँ पर आवेश पर कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शून्य कार्य होगा। इसी प्रकार से अगला यहाँ पे देख लेते हैं, यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, मान लीजिए 2 आवेश हैं, इलेक्ट्रिक आवेश हैं, इनके बीच की अगर हम दूरी को, डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, या फिर बढ़ सकता है, घट भी सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यदि 2 आवेशों के बीच अगर हम दूरी बढ़ा दें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसी प्रकार से अगला हमारा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि अलग अलग त्रिज्याओं वाले 2 गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि एक छोटा गोला है, ठीक है, इसकी दूरी r है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये एक बड़ा गोला है और इसके केंद्र से दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विभव का मान किस पे ज़्यादा होगा? जो छोटे वाले गोले पर विभव का मान ज़्यादा होगा। ठीक है। नहीं, जितना छोटा एरिया होगा उतना क्या होगा? विभव का मान ज़्यादा होगा। हमने भी देखा भी था कि v इक्वल टू 1/r², यानी r जहाँ जितना छोटा होगा विभव का मान उतना ज़्यादा होगा, r जितना बड़ा होगा विभव का मान उतना कम होगा। तो ये रिवर्सिबल जो है संबंध होता है। इसी प्रकार से आइए देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न हमारा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा कि समानांतर प्लेट, मान लीजिए यहाँ पे 2 समानांतर प्लेटें हैं, अब इनके बीच परावैद्युत पदार्थ डाल लीजिए, कोई भी परावैद्युत हम यहाँ पे पदार्थ हम यहाँ पे डालते हैं, तो इनकी संधारित्र की धारिता क्या होगी?
संधारण करने की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर परावैद्युत पदार्थ हम डालते हैं तो, ठीक है, तो इनके संधारित करने की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। आइए 11 नंबर अपना देख लेते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक आपसे पूछा है। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जूल पर कूलाम होता है। कुल मिला जुला के 8 से 10 फार्मूले उसको आपको रट लेना है, अभिमित सूत्र। ठीक है, तो विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, जूल पर कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगला वही पूछा गया है कि विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, तो dV/dx। आपने किया भी होगा क्लास 12th में। विद्युत विभव किसके बराबर होता है, आपसे पूछा क्या गया है कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है, W/Q के। वहीं अगला प्रश्न है 15वां नंबर 15 नंबर देखते हैं कि विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है। तो विभव प्रवणता की इकाई होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। विद्युत धारिता का विमित सूत्र आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारिता का विमित सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है, डायमेंशन फार्मूला। तो M-1 L-2 T × 4 A⁴ सॉरी यहाँ पे देखिएगा कि M-1 L-2 T⁴ A⁴ ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारिता का भी विमित सूत्र आता है। 1 फैराडे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 CV-1। ठीक है, तो यहाँ पे जो CV-1 1 CV-1, यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है 1 CV पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा 1 फैराडे बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पे हम बात करें तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा से पूछी गई है, इसका मान क्या होगा, तो 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 CV²। एक समान विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे आवेशित कणों का मान जो है समान रूप से वितरित है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे गए विद्युत द्विध्रुव P को, मान लीजिए कि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव क्या है, P है, को 90 डिग्री से घुमाने पर कुल किया गया कार्य। मान लीजिए कि हम इसको 90 डिग्री से, यहाँ पे इस एंगल पे था, हम इसको 90 डिग्री पर घुमा देते हैं, इस पर किया गया कार्य क्या होगा, PE के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, कुल किया गया कार्य क्या होगा, PE। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई दोनों हो जाएंगे। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर हमारा क्या है, 20 नंबर हमारा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। ठीक है, तो इसकी विद्युत धारिता क्या हो जाएगी, तो इसकी विद्युत धारिता जो है पावर में चली जाएगी 10⁻⁹ फैराड बराबर हो जाएगी। एक गोलाकार चालक की अगर त्रिज्या 9 मीटर है तो उसकी विद्युत धारिता, अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 10⁻⁹ फैराड हो जाएगी, फैराड। इसी प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक है तीसरा अध्याय है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो वह, देखिए तापक्रम अगर हम किसी टेम्परेचर बढ़ा दें किसी आवेशित कण पर या फिर किसी वस्तु पर, तो तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या बन जाएगा, अतिचालक बन जाएगा, अर्धचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, तो वो अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, तो वो अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम M⁻⁻1। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक होता है ओम M⁻⁻1। ये क्या होता है, ताप गुणांक किसका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम M⁻⁻1। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम किसी भी धातु को तार को हम गर्म कर दें तो उसकी जो प्रतिरोधकता का रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, वही चीज जो है प्रश्न को उल्टा करके पूछ लिया गया है।
फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, या फिर फ्यूज का जो तार होता है वो किससे बना होता है, तो वो तांबे से बना होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है, तो ये अनंत होता है, ठीक है, इनफाइनाइट। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, तो किसी चालक में अगर हम देखा जाए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, यानी किसी चालक में अगर हम विद्युत प्रवाह हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, तो विद्युत विभव के अंतर के कारण, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बाल्टी है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, और दूसरी बाल्टी है, तो यहाँ पे अगर हम हम पाइप जोड़ देते हैं दोनों को, अगर इनका लेवल बराबर रहेगा तो ये एक बाल्टी में से पानी दूसरे बाल्टी में नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे लेवल का अंतर रहेगा तो हाई लेवल से लो लेवल पर जाएगा। तो यही सेम चीज होती है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, तो विद्युत विभव में अंतर के कारण जो होता है विद्युत विभव का प्रवाह होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। 8वां नंबर हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार बनाने के लिए, तो संयोजक तार बनाने के लिए सबसे सर्वाधिक जो सही तार माना जाता है वो क्या है, तांबा, ठीक है। तांबा हमारा जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अगर देखा जाए, प्रतिरोध क्या मतलब होता है कि विरोध करने की क्षमता। अब फ्यूज तार क्या होता है कि अगर अधिक अधिक जो है इलेक्ट्रिसिटी आती है तो तार क्या होता है, वो जल जाता है, जिससे कनेक्शन क्या होता है, टूट जाता है, जिससे हमारे जो घर के टीवी पंखे फ्रिज हैं वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। अगर यहीं पे फ्यूज नहीं लगा होता तो ये इलेक्ट्रिसिटी आती बहुत तेज करंट के साथ में, और ये हमारे घर में जैसे ही आती तो ये नहीं रोकता, ठीक है, रोकने वाला बीच भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, रजिस्टर नहीं होता, रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे क्या होता था, सारे जो घर के जितने भी वायर हैं वो सारे जल जाते हैं, ठीक है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श अमीटर हम देखें तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होता है, ठीक है। वास्तविक रूप में शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आदर्श अमीटर पूछा गया है तो शून्य होना चाहिए। अगला पूछा गया है कि एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी, 250 वाट। इसको आप यहाँ पे सिंपली जो है फॉर्मूले पर रख के लगा सकते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला 10वां नंबर, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो आने की संभावना भी है। उसको जब हम यहाँ पे सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो फार्मूले के बेसिस पे हम रख के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है ML2T-3A-2। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-3A-2, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वोत्तम ऊतक सबसे बढ़िया माना जाता है, तो संयोजक तार हमने भी देखा था तांबा, ठीक है, तो तांबा विल बी द करेक्ट आंसर। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 × 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले पर हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1.6 भागे 3.2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा, उसको भी हम सविस्तार पूर्वक समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज तार जो होता है वो तांबे से बना होता है। अगला हमारा 15 नंबर हमारा है कि एक 10 ओम, मान लीजिए एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया जाता है, ठीक है। एक 10 ओम का तार है, ठीक है, ये तार है, इसको हमने खींचकर तिगुना कर दिया। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, अब प्रतिरोध पर क्या अंतर होगा ये आपसे पूछा गया है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है, तो प्रतिरोध 90 ओम हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना हो गया, तो प्रतिरोध भी समानुपाती होता है 10 ओम × 3, क्योंकि 3 गुना किया गया है तो 10 स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो एक 10 ओम का तार है, उसको खींच करके 3 गुना कर दिया जाता है, ये 10 ओम का तार है, इसको खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। तो इसका जो क्या बताया गया है कि तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये तार का नया प्रतिरोध, यहाँ पे 30 ओम भी था, यहाँ पे आप ये भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये 90 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 90 ओम होगा। किर्चहॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, तो किर्चहॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है,
तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है एवं दूसरा नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, पहला नियम किरचॉफ का आवेश संरक्षण पर और दूसरा नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, एक हीटर 100 वाट का और 200 वोल्ट के तार को बीच में दो टुकड़े कर कर समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो इससे कितनी शक्ति प्राप्त होगी? तो 40 वाट की शक्ति प्राप्त होगी। इसको हम समझेंगे। इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं हमको एक अलग पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, हम उसके फार्मूले के माध्यम से समझते हुए चलेंगे और सारे उसके हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, एक घंटे मान के चलते हैं, एक घंटे में हम सारे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमारा बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन सभी हैं तो उनको हम जब समझाएंगे तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लास्ट में हम उसको खुद यहाँ पे देखेंगे। अगला हमारा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमने देखा ही था, अनंत होता है। एक 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, तो उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो उसका प्रतिरोध का मान होगा 52.9 ओम। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? तो पहले बढ़ता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है? तब स्थिर हो जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक वोल्ट, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, आपने इसके स्विच को ऑन किया तो पहले क्या होगा? पहले बढ़ेगा, इसके बाद तत्पश्चात जैसे ही बढ़ेगा इसके बाद क्या हो जाएगा? एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाएगा? ये स्थिर हो जाता है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दूसरा टॉपिक भी समाप्त हो गया, या तीसरा टॉपिक है विद्युत धारा। यहाँ पे विद्युत धारा हमने आई थिंक 2 बार कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अगला है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। यहाँ पे क्या पूछा गया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। ठीक है, जो परिनालिका होती है, परिनालिका के एक परिनालिका है, यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? तो धारा के प्रवाह के कारण। किसी भी परिनालिका में अगर हम यहाँ पे धारा के प्रवाह को बढ़ा देंगे या फिर हम धारा के प्रवाह को लाएंगे इसमें, तो इसके अंदर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध की उपस्थिति में। ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध की उपस्थिति में एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ला होता है। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अभी हमने देखा ही था, कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए श्रेणी माफ कीजिएगा समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध पर हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हमें बदलने के लिए समानांतर पहले क्रम में, ठीक है, और निम्न प्रतिरोध को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। लॉरेंज, यहाँ पे अगला जो है लॉरेंज क्वेश्चन से है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये क्या है? फोर्स है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लॉरेंज की बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। फादर मदर, ठीक है, इस तरीके से आपने याद किया था। फादर या फॉर क्या होता है? फोर्स होता है। ये फॉर, ये एम फॉर क्या होता है? मदर होता है। सी फॉर चाइल्ड यानी करंट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स होता है, और ये सी होता है यानी चाइल्ड होता है यानी बच्चे। तो फादर मदर चाइल्ड, आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको भी याद भी किया होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। जो त्वरित आवेश होता है उस क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, तो इसे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? बढ़ती है।
त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। जो त्वरित आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। ठीक है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। 1 एम्पियर परिसर सीमा की एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट की मात्रा क्या होगी? तो 0.1 ओम होगी। ठीक है, धारावाही वृत्तीय कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? तो कुंडली क्षेत्र के लंबवत। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा कि धारावाही वृत्तीय कुंडली, मान लीजिए एक कुंडली है, ठीक है, इसमें हमने धारावाही, ठीक है, इसके केंद्र पर यहाँ पे पूछा है कि केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली तल के लंबवत, कुंडली तल के लंबवत इसके रहता है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये किसके लंबवत रहता है? जो इस पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसके लंबवत रहता है? तो कुंडली तल के लंबवत रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व है। क्या है? एक तार मान लीजिए है, इसमें क्या है कि पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसका मान क्या है? अब इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो तार पर कार्यशील बल का मान क्या होगा? तो हम कार्यशील बल का जब यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, बल कहाँ पे लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्टमीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के माध्यम से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। अमीटर जो है का प्रतिरोध शून्य हमने देखा ही था। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक हमने ये भी देख रखा है, टेस्ला होता है। अगला है कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजतः, क्षैतिजता मतलब क्या होता है? इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर मतलब ये क्षैतिजतः तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। तो विक्षेप उल्टी दिशा में होता है, तो ये ऊर्ध्वाधर की दिशा में होगा। ठीक है, ऊपर। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर की 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है हेलिकल। ठीक है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर हम आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराएं, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हेलिकल साइज का हो जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हो गया। अगला हमारा टॉपिक है चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक है, तो चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमको भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो चुंबकशीलता आपसे पूछा गया है, तो परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। ठीक है, तो परिनालिका में जो धारा होती है उसके प्रवाह के उसके भीतर। वापस से प्रश्न को समझते हैं। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो चुंबकशीलता किसकी अधिक होती है? अनुचुंबकी की। ठीक है, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? तो किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? तो डायग्नोमेटिक, डायग्नोमेटिक की जो प्रवृत्ति होती है ये ऐसा एक चुंबक है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि निकिल क्या है? तो निकिल क्या है? एक अनुचुंबकी है। ठीक है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी हुई चुंबकीय सुई क्या होती है? तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर निर्बाध रूप से लटकी हुई जो सुई होती है वो क्या होती है? वो क्षैतिज रहती है। ठीक है, क्षैतिज मतलब। अगला प्रश्न 5वां नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। अगर हमें किसी भी पदार्थ को विद्युत चुंबक बनाना है तो उसको लिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तभी इसके कारण ही जो है वो पदार्थ में विद्युत चुंबक उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तांबा होता है तो तांबा क्या होता है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। ठीक है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है? तो सबसे अधिक उपयोग होने वाली वस्तु क्या है? नरम लोहा।
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लें कि एक क्षण चुंबक के मध्य, एक क्षण जो है चुंबक, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि एक ये चुंबक है, ठीक है, अब यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से लटक रही है रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। एक क्षण चुंबक, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा, चुंबक की लंब रेखा पर स्थित, स्थित बिंदु पर जो है चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है, तो त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव या फिर नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 2m पाई 2m बटा पाई। यम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण को, मान लीजिए कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण को चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े पर जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, सेम ही रहता है, तो m/2 हो जाएगा। निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू जीरो का मान क्या होता है, तो निर्वात या फिर हवा की चुंबकशीलता का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, और तब उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। किसी निम्नलिखित में से डायग्नोमेटिक कौन है, तो डायग्नोमेटिक आपसे पूछा गया, मैग्नेटिक कौन है, डायग्नोमैग्नेटिक है हीलियम। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, अगर क्यूरी तापमान पर रखा जाए किसी भी लौह पदार्थ को, तो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी तापमान पर किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो पदार्थ पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 17 नंबर की अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। द्रव और गैस, द्रव और गैस क्या है, मुख्यतः द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो द्रव और पदार्थ क्या था हमारा, द्रव और गैस ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। मान लीजिए दो समान चुंबक है जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे गए हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से लंबवत रखे गए हैं और ये क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, तो निकाय का परिमापी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, √2m होगा। ठीक है, √2m हो जाएगा अगर उन्हें क्रॉस में रखा जाता है लंबवत रूप में। अगला प्रश्न हमारा है, अगला टॉपिक हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी हो जाएगा। ठीक है, अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है तो हेनरी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है Th। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल डीसी पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, तो प्रेरण कुंडली से अगर देखें तो निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल हमें प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखेंगे कि प्रेरण कुंडली से हमें क्या प्राप्त होता है, निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो प्रेरित चुंबकत्व पर। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा और धारा का औसत मान। ठीक है, जो तप्त तार, मान लीजिए कि कोई गर्म तार है, गर्म तार एमीटर किसका मापता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है। चुंबकीय प्रेरण के समय साथ बदलने से, चुंबकीय प्रेरण के समय साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि किसी पदार्थ पर हम चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है, उसको हम एक साथ अगर बदल दें, इसको इससे बदल दे, इसको इससे बदल दे, तो किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के समय साथ बदलने आपस में बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? क्या पूछा गया है कि मान लीजिए एक कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली यहाँ पे बताया गया है, एक कुंडली है। अब यहाँ पूछा गया है कि कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाता है, ठीक है, इस कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की दिशा आपसे पूछा गया है, इसमें क्या हो जाएगी? तो वामावर्त हो जाएगी, ठीक है। अगर वहां पे दूर लेके जाते हैं, अगर पास लेके आते हैं तो दक्षिणावर्त हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो लेंज का नियम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम है। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। क्या है? एक चुंबक जो है वो एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। यदि एक, यहाँ पूछा क्या गया है, एक चुंबक है जो कि एक बंद चालक के निकट स्थित है, ठीक, एक चुंबक है जो कि एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है चालक और चुंबक के बीच आवेक्षित गति को। यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षित गति हो तो उससे हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? तो उससे हम चालक में धारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आपस में अगर हम गति कराएं, आपेक्षित गति कराएं, तो इसमें क्या हो जाएगी? चालक में धारा उत्पन्न हो जाएगी। अगला है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध अगर 10 ओम है तो इस परिपथ में टी समय में यानी टी सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स यानी वेबर में 6T -5T+1 से परिवर्तित होता है, तो T इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। तो कितनी धारा होगी? वो 0.2 होगी। इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अगले पीडीएफ में। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? तो अगर हम देखें कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक का बल का मान कितना होता है, तो BLV होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुलायम इस्पात। मुलायम इस्पात के माध्यम से हम ट्रांसफार्मर का क्रोड बना सकते हैं। तप्त तार एमीटर मापता है, तो तप्त तार एमीटर किसको मापता है? तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसको हमने देख ही लिया था। किसी ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब यहाँ पे जो बाहरी होगा यानी जो बाहरी लपेट होगा वो अंदर लपेट से ज्यादा होगा। उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जाता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो वामावर्त होगी। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मान लीजिए एक चालक तार वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, ये लपेटी गई कुंडली है, ठीक है। अब इसकी ओर एक क्षण चुंबक, मान लीजिए कि ये क्षण चुंबक जो है इसके पास लाया जाता है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। मान लीजिए कि ये उत्तरी ध्रुव जो है इस तरीके से, उत्तरी ध्रुव जो है नॉर्थ पोल इसका कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ देखने पर यानी हम चुंबक की तरफ अगर यहाँ से खड़े होकर चुंबक की तरफ देखें तो कुंडली में प्रवाहित विद्युत की धारा का मान क्या यहाँ पर होगा? तो वामावर्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग जब हम यहाँ पे लगाएंगे दाहिने हाथ का नियम, तो इसमें निकल आएगा इलेक्ट्रिक का मान। एक सीधा चालक छड़ पूर्व दिशा की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर हम ऊंचाई से गिराते हैं। आई थिंक हमारा ये भी टॉपिक समाप्त हो गया है। अगला हमारा है प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता जूल ऊष्मन होता है, ठीक। प्रतिघात का मात्रा क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो होता है वो प्रेरक में होता है, ठीक है। किस में होता है? प्रेरक में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध का तरह कार्य करता है?
किसके लिए? जो संधारित होता है, ठीक है, वो अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है, तो डीसी के लिए, डीसी के लिए जो संधारित होता है वो अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है डीसी सर्किट में। तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा को। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? तो एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ कहा जाता है। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो जो भारत में मुख्यतः जो है जो धारा प्रवाहित की जाती है तो 50 हर्ट्ज के बराबर होती है, ठीक है, आवृत्ति। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित पर आधारित है। तो चोक कुंडली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोक कुंडली किस पर आधारित है? तो स्व प्रेरण पर आधारित है, ठीक है, सेल्फ कंडक्शन। अगला हमारा है कि प्रतिबाधा यानी इम्पेडेंस। इम्पेडेंस का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? जो वोल्टता को बढ़ा दे उसे हम क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफर। प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर में घटक में 50 वोल्ट है, तो वोल्टेज का एसआई वोल्टेज एलसी संयोजक के बीच में होगा 0 वोल्ट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा 13 नंबर है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक आपसे पूछा गया। शक्ति गुणांक क्या होगा? कॉस थीटा। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? तो एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ के नाम से भी जानते हैं। यदि एक ऊंचाई परिमापित पित्र में कुंडलियों के में फेरों की संख्या प्रथमतः n1 तथा द्वितीय n2 हो, तो एक कुंडलियों के फेरों की संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा? n1 जो होगा वो लेस देन होगा, यानी n2 बराबर होगा हमेशा। जो बाहर की जो कुंडली है वो हमेशा अंदर की कुंडली से बड़ी होगी। एसी का समीकरण I = 50 साइन 100t है, तो धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो धारा की आवृत्ति होगी 50/पाई हर्ट्ज। यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अगले पीडीएफ में। अगला एक एलसीआर परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है, ठीक है, करंट को 4C कर दिया जाता है, तो समान अनुपातिक आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L में बदलकर होना चाहिए 4L, यानी इसको जो है दोनों C और L जो बराबर होते हैं एलसीआर परिपथ में, तो अगर हम C का मान 4 कर देंगे तो L का मान भी बढ़कर 4 हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफर बढ़ता है, अपचाई जो ट्रांसफर होता है वो बढ़ाता किसको है? धारा को। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग किसके बराबर होता है? संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगला हमारा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है चुंबकीय तरंगे, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हम यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इसका जो है जो न्यूमेरिकल है उसको भी यहाँ पे डिस्कशन कराते चले, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक अलग पीडीएफ बनाया जाए जिसमें से 50 से 70 क्वेश्चन शामिल होंगे, हम उसको डिस्कशन कराएंगे विथ फार्मूला, ठीक है, तो उसको हम समझते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप उसको डाउनलोड करके आप इसको डिस्कशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।